स्टूडेंट्स, आपको जो कल असाइनमेंट दी गई थी उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ये पूछा हुआ है, ए ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर 5760 केल्विन। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, and that at 1000 nanometer is U3. Wien's constant B is equal to 2.88 into 10 raised to power 6. Which of the following is correct? तो हमने इसमें से बताना है कौन सा ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से किया जाएगा। हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो 250 वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी है U1, तो जो 500 नैनोमीटर वाली की U2 और 1000 नैनोमीटर वाली की U3। तो हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपको पता है कि जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो निकलती है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, वो हमेशा किसके बराबर होती है? B/T। जहाँ पर B जो होता है वो वीन्स कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे B के बदले लिखेंगे 2.88 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है 5760। अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट इट इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास 500 नैनोमीटर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 500 नैनोमीटर जो है उसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इक्वल टू B/T। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास 500 किसकी थी? U2 वाली। U2 जो है जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर की एनर्जी थी वो मैक्सिमम है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन U2 इज़ ग्रेटर देन U1। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमसे ये कहा गया है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव RMS वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड at 27 degree Celsius and 1 into 10 raised to power 5 Newton per meter square pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively 127 degree Celsius and 0.05 into 10 raised to power 5 Newton per meter square, the RMS velocity of the molecules in meter per second will be. तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें सॉल्यूशन में ऐसा आ जाएगा। आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है, जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सॉरी रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो पहले वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वी है, तो उसमें जो बाद वाली वेलोसिटी है उसका नाम वी रख लेते हैं। तो वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर कितना है 127 प्लस 273। तो केल्विन के हिसाब से निकालेंगे तो इट विल बिकम 400। ठीक है, और जो हमें पहले वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 200। तो वो प्रोपोर्शनल किसके है? दैट इज़ उसका टेम्परेचर 27 है। 27 का मतलब 273 प्लस 27 दैट विल बिकम 300। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा V/200 इज़ इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट जो दोनों में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 300। 400 का रूट 20 बन जाएगा और 300 का 10 रूट 3। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 2/√3। तो हम इसमें देख सकते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी। जो सेकंड केस में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आरएमएस वेलोसिटी 200 उधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400/√3। तो 400/√3 वेलोसिटी हो जाएगी। सो आवर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन जो बनता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, तो इसमें यह कहा हुआ है ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। द सेम gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work. Which of the case, whether compression or through isothermal or adiabatic process require more work will depend upon the atomicity of the gas. Compressing the gas isothermally will require more work to be done. Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. तो आप लोगों को एक बात का पता है कि अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर हम एक तरफ हम रख लेते हैं प्रेशर, एक तरफ हम रख लेते हैं वॉल्यूम, तो जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है, आइसोथर्मल के लिए इस टाइप का बन जाता है। दिस इज़ फॉर आइसोथर्मल, ये नीचे वाला आइसोथर्मल और ऊपर वाला एडियाबैटिक। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम देखेंगे इसमें वर्क किसके बराबर होता है, जितना इसके नीचे एरिया बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में हम ये बात कह सकते हैं, एरिया अंडर एडियाबैटिक कर्व, adiabatic curve is more than the area under isothermal curve. So more work will be done during adiabatic process। तो ज़्यादा वर्क होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के वक्त। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि वर्क जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के वक्त ज़्यादा होता है। तो ये बात सही थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के वक्त ज़्यादा वर्क हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने अभी तक किए थे 3 क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 2 आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल of which the heat capacity increases with temperature. One of these is at 100 degrees Celsius while the other is at 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought in contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is. तो दो बॉडीज़ हमारे पास सेम मटेरियल की हैं, तो इनका जो हीट कैपेसिटी है वो बढ़ती है किसके साथ साथ, टेम्परेचर के साथ साथ। एक को रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरे को रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो मान लीजिए कि इनकी जो हीट लॉस कोई नहीं होता, तो जब हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो अगर इनको कांटेक्ट में रखते हैं तो इनका कॉमन टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें जो मेथड ऑफ मिक्सचर्स लगाएंगे, मेथड ऑफ मिक्सचर्स, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट बॉडी इनटू उसका फॉल इन टेम्परेचर कितना होता है, 100 माइनस 0, तो दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट ऑफ कोल्ड बॉडी, तो उसका टेम्परेचर कितना फॉल हो जाता है, थीटा माइनस 0, ठीक है। थीटा माइनस 0 मीन्स थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट बॉडी, तो डिवाइडेड बाई, इसमें हमारे पास बन जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड बॉडी प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट बॉडी मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो इसमें हम ये बात कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड बॉडी डिवाइडेड बाई
स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट बॉडी +1। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखने में मिलेगा कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर तो कम होता है, हॉट बॉडी का ज़्यादा होता है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, कोल्ड बॉडी की, हॉट बॉडी की ज़्यादा होती है। तो SC/SH का जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 2 से कम, मतलब 1 से कम बनेगी। तो हम कह सकते हैं 1 + SC+SH विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू लेस देन 2। ये 2 से लेस हो जाएगी, क्योंकि 1 प्लस, क्योंकि SC/SH की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा, अगर ये कम है तो, क्योंकि ये 2 से कम है तो 100 डिवाइडेड बाई 2 होता तो 50 आना था, क्योंकि ये 2 से कम है, सो इट विल बी थीटा विल बी ग्रेटर देन 50 डिग्री। तो इसमें ये ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आ जाएगा, दैट इज़ मोर देन 50 डिग्री। उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं विच इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है कि ए बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T to 2T in 10 minute, the room temperature is T, assume that Newton's law of cooling is applicable, the temperature of the body at the end of 10 minute will be। तो हमने देखना है कि बॉडी का टेम्परेचर 10 मिनट के बाद जो है वो कितना हो जाएगा, उसके बारे में हमने देखना है। तो पहले तो ये आ जाएगा इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में ये आ जाएगा कि T1 - T2 अपॉन T जो है मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, दैट इज़ इक्वल टू K। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है दोनों का, तो दैट इज़ T एवरेज माइनस T सराउंडिंग। एस का मतलब हो गया सराउंडिंग। तो इस तरह से ये तो फार्मूला होता है न्यूटन के लॉ का। तो इसमें केस 1 क्या आ जाएगा, केस 1 अगर हम देखेंगे तो वो बनेगा 3T - 2T अपॉन 10 विल बी इक्वल टू K। तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 3T + 2T अपॉन 2 - T। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है T, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो T है, हमें ये बताया गया क्वेश्चन में। तो ये बन जाएगा T डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू K इंटू 3T डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं। तो केस सेकंड, अगर हम सेकंड केस देखेंगे, केस सेकंड केस में क्या होता है, अगले 10 मिनट्स में क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर फॉल करेगा 2T से T तक, सराउंडिंग के टेम्परेचर तक, यहाँ T' तक। मान लो कि कितना टेम्परेचर हो जाता है, T' हो जाता है। तो डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं, तो K इंटू एवरेज टेम्परेचर कितना निकलेगा, 2T + T' डिवाइडेड बाई 2 माइनस T, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग लेना है, तो -T, तो दैट विल बी, इसको हम रखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड में से अगर आप देखोगे, आपके पास आएगा 6T - 3T' इज़ इक्वल टू T', विच मीन्स T' विल बी इक्वल टू 3T डिवाइडेड बाई 2। तो जो टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास 3T/2 आ जाएगा, यानी ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, दैट इट विल बी इक्वल टू 3/2T या 3T/2, एक ही बात है। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा।